अस्सलाम वालेकुम। अब हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर का 13th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क को। टॉर्क दरअसल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि टॉर्क दरअसल होता क्या है। तो टॉर्क का दूसरा नाम जो है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इस मोमेंट ऑफ फोर्स याद रखने के लिए बता देता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है। जब भी कोई मोमेंट आर्म जब भी कोई डिस्टेंस किसी फोर्स से मल्टीप्लाई हो तो फिर वो क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। या कोई मोमेंट आर्म क्या हो, मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई हो तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम बन जाता है, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंट का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब मोमेंट आर्म किसी दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि मोमेंट आर्म फोर्स से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया? मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर मोमेंट आर्म लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई हो जाता तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम बन जाता। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो हमने देखा टार्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है। ठीक, तो अब अगर हम टार्क को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन क्या बनेगी? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई बॉडी के अंदर हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है बॉडी में, या बॉडी टर्न करना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती है, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हम डेफिनेशन को रीड करें। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। के फोर्स लगाई बॉडी के ऊपर, बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से बॉडी को टर्न करना शुरू कर दिया है, तो ऐसा इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब ये बॉडी की टेंडेंसी होती है, क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ फोर्स होती है कि बॉडी को वो कितना रोटेट कर सकती है, कि बॉडी कितना रोटेट करेगी जब एक सर्टेन फोर्स उसके ऊपर लगेगी, ये क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक स्पैनर है, ये उसके अंदर एक बोल्ट है, नट है, नट को टाइट कर रहे हैं हम स्पैनर के ज़रिए। तो ज़रा देखिएगा, जैसे ही इसके यहाँ पे फोर्स लगाएंगे हम, ये जो स्पैनर का जो ये एक्सल है, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाएंगे तो ये नट जो है, ये जो डॉट लगाया है या ये लाइन है, इस लाइन का गिर्द क्या करेगा? घूमेगा, रोटेट करेगा, टर्न पैदा होगा उसमें, यानी कि इसके अंदर टॉर्क पैदा होगा। क्या पैदा होगा? टॉर्क पैदा होगा स्पैनर में। तो ये जो स्पैनर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर स्पिन करेगा या रोटेट करेगा, तो ये नट को इस डायरेक्शन में घुमाएगा। जब ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा तो नट क्या हो जाएगा? टाइट होगा। क्या होगा बेटा? टाइट होगा। हम कैसे पता चला टाइट होगा? क्योंकि ये जब इस तरह से राइट हैंड रूल से पता चलता है कि टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो जब हम इसको घुमाएंगे इस तरह से, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो ये टॉर्क, जो नट है, ये किस तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसे हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो उसको इस तरह घुमाएंगे तो वो ढक्कन नीचे की तरफ मूव करेगा और वो बंद हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। समझ आ गई? जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जब हम उसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ढक्कन क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा और वो खुल जाएगा। ऐसे ही हमारे जो घर में वाटर टैप होती है, उसको भी ऐसे ही होता है कि अगर हम उसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो पानी आना शुरू हो जाता है, यानी खुल जाता है। जब हम उसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा और बंद हो जाएगा। तो ये हम चीज़ें हम डेली रूटीन में करते होते हैं, लेकिन हमें इस तरह से साइंटिफिकली उनका नहीं पता होता। तो टॉर्क, जैसे दरवाज़ा को खोलते हैं हम, दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक ख़ास वो टर्न पैदा होता है उसके अंदर दरवाजे में, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। इस क्लॉकवाइज को मैं CW लिख रहा हूँ। क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और ये नट को क्या करेगा? टाइट कर देगा। क्या कर देगा? टाइट। अगर हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, अगर ये फोर्स को कंसीडर करें तो फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हम CCW लिख देता हूँ मैं, काउंटर क्लॉकवाइज। क्या बेटा? काउंटर या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो जो नट होगा वो लूज हो जाएगा, खुलने लग जाएगा। बेटा बात समझ आ गई? तो ये हमने क्या पढ़ा टॉर्क के बारे में। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला क्या है कि टॉ इज इक्वल टू RF। आर क्या है यहाँ पे? मोमेंट आर्म। आर क्या है? मोमेंट आर्म। ये हम बाद में पढ़ेंगे मोमेंट आर्म दरअसल होता क्या है।
और F क्या है, अप्लाइड फोर्स, F क्या है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा, ये टार्क मोमेंट आर्म और फोर्स को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं रिजल्ट में क्या आता है हमारे पास, टॉर्क। और ये टॉर्क की कौन सी फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमने नहीं लिखी हुई, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो यहाँ से हमें पता चल गया टॉर्क का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और मोमेंट आर्म का यूनिट क्या, मीटर, न्यूटन मीटर बेटा, ठीक है। अब ये टॉर्क जो है इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी बेटा, ठीक है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिट वेक्टर हमने लगाया है, n यूनिट वेक्टर बेटा, बात समझ आ गई। तो इस मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम डायरेक्शन लगा देते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, क्या है, क्या है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब बताता हूँ मैक्सिमम क्यों है बेटा ये, कि अब ज़रा देखो इसके साथ ये मैग्नीट्यूड है पूरी, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एक डायरेक्शन लगा दी, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, टॉर्क एक वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगाया हमने, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म थी, उधर डायरेक्शन नहीं थी, इधर डायरेक्शन लग गई है मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, टॉर्क, और वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है बेटा, वेक्टर फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म्स कौन सी फॉर्म है बेटा, वेक्टर फॉर्म है। तो ज़रा देखो ये जो तरीक़ाकार है, ये तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा पढ़ा था कि A और B को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर A B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा और n यूनिट डायरेक्शन आ जाती थी। तो फिर ये दरअसल क्या बन गया, R क्रॉस F, ये क्या बन गया बेटा, R क्रॉस F, यानी कि ये R जो है, अच्छा ये जो R थे ना, ये थे मोमेंट आर्म्स, ये क्या थे बेटा, मोमेंट आर्म्स, ये मोमेंट आर्म डिस्टेंस था बेटा, क्या था, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, पता है ना इस बात का। तो और यहाँ पे जो हमने R लिखा है, ये R क्रॉस F इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर, ठीक है। और ये वाली फॉर्म कौन सी फॉर्म है बेटा, वेक्टर फॉर्म है। अब यहाँ पे जो R है, ये R मोमेंट आर्म नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर है, बात समझ आ गई। हाँ मैं बताता हूँ ये कैसे, ये जो R है, ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये इस वेक्टर की क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, बात समझ आ गई। और इसका जो वेक्टर बनेगा वो क्या कहलाता है बेटा, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। अच्छा, अब ये पोजीशन वेक्टर को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा। यहाँ से हमें टॉर्क की एक और डेफिनेशन पता चल गई, वो डेफिनेशन क्या पता चली, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड द फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स और पोजीशन वेक्टर का, अगर वेक्टर R का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो रिजल्ट में जो क्वांटिटी आएगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, टॉर्क होगी बेटा, बात समझ आ गई। अब देखो कि हम रोटेशन करवा रहे थे इस प्लेन में, लेकिन डायरेक्शन क्या थी, इनवर्ड, या रोटेशन करवा रहे थे इस प्लेन में तो डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन के जो रोटेशन की डायरेक्शन थी, टॉर्क उससे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है बेटा, बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इट्स डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग R एंड F, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी जिस प्लेन के अंदर क्या पाए जाते होंगे बेटा, R और F, पोजीशन वेक्टर R और F वेक्टर पाया जाता होगा बेटा, बात समझ आ गई। किसी को ये बातें समझ ना आई तो ज़रा पूछ लो। अगर आ जाता है टॉर्क का शॉर्ट क्वेश्चन, क्या आ जाता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आप यहाँ तक लिख देंगे बेटा, तो काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसकी डिपेंडेंस, क्या पढ़ते हैं बेटा, डिपेंडेंस के टॉर्क जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अब ज़रा देखो यहाँ से अगर हम गौर करें तो एक तो ये इसकी मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, दूसरा फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स कितनी लगाई जा रही है, और तीसरी बात बेटा यहाँ पे एंगल पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है एंगल। ये एंगल दरअसल फोर्स और पोजीशन वेक्टर के दरमियान बेटा एंगल है बेटा, बात समझ आ गई। ये मोमेंट आर्म की बात कर लें, ठीक जी, उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा ये डिपेंडेंस क्या है। डिपेंडेंस ज़रा देखो बेटा कि ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मोमेंट आर्म पे, कि मोमेंट आर्म का मतलब है कि ये, अच्छा मोमेंट आर्म को हम बाद में डिस्कस करते हैं, मोमेंट आर्म दरअसल होता क्या है, पहले आप ये देख लेंगे डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है, मोमेंट आर्म पे, ठीक है। दूसरी बात, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम होगा तो टार्क भी कम प्रोड्यूस होगा।
एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर, इनके दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा उनके दरमियान उस एंगल पे भी डिपेंड करता है बेटा। जैसे कि साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना ये फोर्स, टार्क, टार्क इज इक्वल टू आर एफ, आर क्या है मोमेंट आर्म, एफ क्या है अप्लाइड फोर्स, एंड साइन थीटा, थीटा वो एंगल है जो कि मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान बनता होता है। अच्छा अब ज़रा देखो कि हम ये कहते हैं कि मोमेंट आर्म पे भी डिपेंड करता है। मोमेंट आर्म दरअसल क्या है, यहाँ देखते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ना हो तो वो मोमेंट आर्म भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये शर्त है मोमेंट आर्म के लिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक। यहाँ मैं बताता हूँ बेटा, ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये क्या है, ये वो लाइन है जिसके अलोंग फोर्स लग रही है बेटा, यानी इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ आ गई। अगर इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ले, कहाँ से कहाँ तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, ये क्या कहलाता है बेटा, मोमेंट आर्म। क्या कहलाता है बेटा, बात समझ आ गई। यानी कि ये एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे परपेंडिकुलर, इस लाइन के दरमियान, इस डिस्टेंस के दरमियान एंगल कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री। यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है बेटा, कहाँ से कहाँ तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके कहाँ तक बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। तो ये इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कहलाता है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से स्टार्ट होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जाता है, तो ऐसा डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, मोमेंट आर्म। क्या कहते हैं बेटा, मोमेंट आर्म। तो ये डायग्राम भी आप यहाँ पे बना देंगे, और ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से बेटा। एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल से। तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, टा इज इक्वल टू एल एफ, अगर एल से रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा। बात समझ आ गई। लेंथ, ये भी स्केलर है, आर भी स्केलर है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑलवेज स्केलर। डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं वो वेक्टर होती है बेटा, ठीक है। तो लेंथ भी डिस्टेंस है, ये मोमेंट आर्म भी डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे डिस्टेंस या मोमेंट आर्म नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान ही होता है बेटा। बात समझ आ गई। अच्छा अब ज़रा देखो, हम कहते हैं कि मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। अब ज़रा देखो, ये हमारे पास लेट्स सपोज पोजीशन 1 है, ये लेट्स सपोज पोजीशन क्या है बेटा, 2 है। बात समझ आ गई। या इसको 2 का नाम दे दें और इसको नाम दे दें 1 का, ठीक है बेटा। तो अब देखो, इसका जो पोजीशन मोमेंट आर्म बनेगा वो ये होगा R1, ठीक है बेटा। और इस वाली पोजीशन का जो मोमेंट आर्म बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, R2। बात समझ आ गई। अब MCQ ये आता है कि हम पॉइंट 1 के ऊपर फोर्स लगाएं और उतनी ही फोर्स पॉइंट 2 के ऊपर लगाएं, तो बताएं ज़रा टॉर्क किस फोर्स की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। F2 पर जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर क्या होगा बेटा, फोर्स दोनों बराबर हैं, फोर्सेस दोनों क्या हैं बेटा, बराबर हैं, लेकिन उनका टॉर्क एक जगह लगाने से कम प्रोड्यूस होता है, दूसरी जगह लगाने से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो फिर क्या होता है बेटा, तो F2 वाली फोर्स जो होगी बेटा, उसका टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो, किस वजह से, क्योंकि उसका मोमेंट आर्म क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा बेटा। बात समझ आ गई। अब R1 का मोमेंट आर्म क्या है बेटा, कम होता है, R1 का मोमेंट आर्म कम होने की वजह से टॉर्क भी कम होगा बेटा। बात समझ आई। अच्छा ज़रा देखिएगा कि हम कोई एक रॉड ले लेते हैं, ये रॉड है हमारे पास, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बात समझ आ गई। क्या कहा बेटा, ये इस रॉड का क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को पिवट पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पिवट पॉइंट। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पिवट पॉइंट। क्या कहते हैं, पिवट पॉइंट। बात समझ आ गई। एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट को एक ही चीज़ है, एक चीज़ के दो नाम हैं। वो कहता है कि अगर आप किसी बॉडी के पिवट पॉइंट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा।
उस पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा बेटा। बात समझ आ गई? क्या कहा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर पिवट पॉइंट के ऊपर या एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर फोर्स लगती है आपकी, लगाते हैं, उस बॉडी में कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा बेटा? कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? टॉर्क की वैल्यू होगी बेटा 0। कितनी होगी? 0। क्यों भला? फोर्स तो लग रही है, क्या बेटा? अब मोमेंट आर्म यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हम मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या की है कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म। अब देखो कि मोमेंट, आपकी जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से पास कर रही है। बात समझ आ गई? अब देखो ये पॉइंट होता और ये फोर्स होती तो इनके दरमियान तो डिस्टेंस पाया जाता। बात समझ आ गई? अब पॉइंट भी वही है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी वही है, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस है नहीं है। तो जिसकी वजह से मोमेंट आर्म यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मोमेंट आर्म के 0 होने की वजह से टॉर्क भी क्या हो जाता है बेटा? 0। बात समझ आ गई? कोई बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो, ठीक है बेटा? तो अब आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये था ऑल अबाउट द टॉर्क। अब हमने क्या पढ़ना है? टॉर्क ऑफ अ रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी में टॉर्क कैसे मालूम करते हैं बेटा? बात समझ आ गई?